जी, स्वागत है आपका 5 मार्क्स सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो 5 मार्क्स कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5 मार्क्स सीरीज। ये पार्ट 1 रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि। तो रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की 3 विधि है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है वज्र गुणन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। तो हम लोग देखेंगे आज प्रतिस्थापन विधि। तो ये विधि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करें हैं 5 मार्क्स को। तो पहले हम लोग दोनों 2 मार्क्स वाले को कवर कर लेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स वाले को। प्रतिस्थापन विधि को हमने 2 मार्क्स 5 मार्क्स की सीरीज में 2 मार्क्स में इसलिए बताया है क्योंकि ये इतना हल्का विधि होता है कि हर साल जैसे आपके 2022, 23, 24 यानी तीनों सीरीज में लगातार पूछ दिया। 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा और 24 में पूछा। उम्मीद है कि कहीं 25 में भी पूछ ही दे, इसलिए इसी दृष्टि से हमने इस वीडियो को बनाया और प्रतिस्थापन को 5 मार्क्स का ना होते हुए भी प्रतिस्थापन को इसमें ऐड किया है। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि इतना आसान होता है ना कि आप भी एक बार देख लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 2016 का 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का। कहता है कि 2x + 3y = 11 एवं 2x - 4y = -24 का हल करें और m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी आपको दोनों समीकरणों में से x और y का मान निकालना है और x और y का मान निकाल करके उस समीकरण में डालना है और m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले मान लेंगे जो दिया गया समीकरण है उसको मानेंगे कि माना 2x + 3y = 11, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, उसको समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सवाल दिया रहेगा 2 समीकरण, उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। प्रतिस्थापन विधि में होता है यानी किसी एक चीज का मान निकाल लेना। प्रतिस्थापन में होता है या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। यानी प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना है, या तो x का मान और या तो y का मान, दोनों विधियों में से निकाल दीजिए। तो हम लोग ना समीकरण 1 से चलेंगे, कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो कहेंगे 2x + 3y = 11 था और यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। जब इधर इधर 3y प्लस में है तो उधर जाएगा तो किसी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। 11 - 3y, यहाँ से 2 गुना में है, जब 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर 2 भाग में चला जाएगा। तो जो समीकरण बना उसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। चलिए कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसको समीकरण 1 मानना है, फिर दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मानना है और किसी एक समीकरण को लेकर के उससे x या y का मान निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया है x का मान। अब x का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला है, तो जब मैं x का मान समीकरण 1 में फिर से डालूं तो समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस समीकरण को आप लिए हो ना, जिससे x या y का मान, मैंने यहाँ पे x का मान निकाला है, आप चाहो तो यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हो। तो मैंने x का मान निकाला और x का मान निकालने के बाद मैं इस समीकरण को जी, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और मान लेंगे माना जो दिया गया समीकरण है 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जो दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद करना क्या है, पहले करेंगे समीकरण 1 से। आप चाहो तो समीकरण 2 से भी चल सकते हो। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें समीकरण 1 से, आपकी मर्जी, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने माना समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करना है, या तो x का या तो y का, यानी x और y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेना है। यानी x को एक साइड रखना है और जितना मान है सबको बराबर के उस साइड भेज देना है। अगर आप y का मान निकाल रहे हो तो y को एक साइड रखना है और जितना मान है सबको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं x का मान यहाँ से निकालूँ तो 2x बराबर, पहले समीकरण लिख देते हैं, 2x + 3y = 11। तो मुझे रखना है x का मान, इसलिए मैं 3y को बराबर के उस साइड भेजूंगा। तो 3y इधर प्लस में है, जब प्लस के इस साइड से बराबर की उस साइड कोई नंबर जाता है तो प्लस से हो जाता है माइनस। तो 11 - 3y, तो मुझे निकालना है x का मान, इसलिए मैं यहाँ से 2 को रिप्लेस करूंगा। तो जब इधर से कोई संख्या गुना में होता है और जब गुना बराबर के उस साइड जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। तो x इधर आइए, तो 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा और फाइनल यहाँ से मुझे मिल गया
x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो इसको हम मान लेंगे, जो समीकरण बनेगा उसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अगर आप यहाँ से y का मान निकालते तो वो कुछ ऐसा निकलता, 3y बराबर 11, 2x इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, तो y बराबर यहाँ से निकलता है 11 माइनस 2x अपॉन में 3। यानी आप अगर y का मान निकालते तो ये निकलता, मैंने x का मान निकाला है तो मुझे मेरा मान ये निकला। तो आप इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। यानी आप चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो, कोई गलती होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण ये जो समीकरण 3 आया है, अब सुनिए, अगर मैं इस x का मान समीकरण 1 में पुनः डाल दूं तो ये पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। यानी जिस समीकरण को आप माने हो ना, उसी समीकरण में दोबारा मान नहीं रखना है। फिर सुनिए, जिस समीकरण से लेके चले हो आप और x का या y का मान निकाले हो, उसी समीकरण को दोबारा उसी समीकरण में नहीं रखना, वरना मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखें तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब हम लोग इसमें x का मान, जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान पुट कर देंगे। तो सर x का मान है 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 से 2 को काट देंगे। उसके बाद करेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। चलिए तो अब नंबर को एक साइड सेपरेट करते हैं और ABCD वाले को एक साइड सेपरेट करते हैं। माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। जब प्लस 11 बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। और ये दिख रहा है कि दोनों 3y और 4y दोनों सेम जाति वाला है। जब अल्फाबेट सेम होता है तो नंबर जुड़ जाता है। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि माइनस माइनस प्लस 4 3 7y और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों नंबर माइनस और माइनस प्लस, 4 1 5 2 1 3, तो यहाँ से आया माइनस 35 और दोनों माइनस माइनस से कट जाएगा। फाइनली आया 7y बराबर 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7 और 7 से 35 कट जाएगा तो फाइनली मिलेगा हमारा नंबर y। यानी फाइनली हम निकाल लिए y का मान। अब क्या करेंगे, मुझे तो x का मान निकला नहीं था, तो अब क्या करेंगे, ये y का मान इस समीकरण 3 में डाल देंगे। तो फिर पुनः लिखेंगे y का मान, आप चाहो तो y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी डाल के x का मान निकाल सकते हो। तो मुझे आसान ये लगा तो मैं इसी में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो अपना समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x का y का मान है 11 माइनस 3 5 अपॉन में 2। x बराबर 11 माइनस 3 पंचे 15 अपॉन में 2। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, 1 में से गया 0, तो ये बचेगा अपना माइनस में अपॉन में 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 2 ना 4। तो फाइनली आया x का मान माइनस 2। तो मेरा निकल गया x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। तो आप क्या करेंगे, इससे चूंकि मुझे निकालना है m का मान, इसलिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों का मान रखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में। तो कहेंगे चूंकि नहीं लिखेगा प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में ऐसे सीधा लिख सकते हो, दिया गया है, चूंकि दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह रख देंगे माइनस 2 प्लस 3 और यहाँ y की जगह रख देंगे 5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस 2m प्लस 3 और जब प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 और फाइनली माइनस 2m, 5 से 3 गया 2 और माइनस 2m, 2 से 2 कट जाएगा और हमारा बचेगा m बराबर माइनस 1। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे अतः, क्वेश्चन क्या कहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः m का मान माइनस 1 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। तो पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बैंक है, मैं उन क्वेश्चन को लिख देता हूं और आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है।
जी। तो चलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके लाना है। पहला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल ज्ञात करें। तो दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेना है। कुछ करना नहीं, बस समीकरण एक इसको मान लेना, समीकरण दो, समीकरण एक या समीकरण दो को लेकर x या y का मान निकालना है। फिर x का मान निकल जाएगा, फिर उस x के मान को समीकरण दो में डालना है, वहां से x या y का मान निकलेगा। फिर उससे आप किसी भी समीकरण तीन या एक में डाल करके फिर फाइनली x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से वो ऐसे बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेम वैसी पूछा था, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें, इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा। और ये समीकरण ना देखे, समीकरण ऐसा था 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। उम्मीद करते ये बन जाएगा। ये पूछा था 2016 में और ये क्वेश्चन पूछा था 2017 और 24 में। अगला क्वेश्चन है, s - t = 3 एवं s/3 + t/2 = 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। करना कुछ नहीं, इसको समीकरण एक मानना और इसको समीकरण दो मानना है। अब चाहो तो इसको समीकरण को सिंप्लीफाई करके भी समीकरण दो मान सकते हो, जैसे s/3 + t/2 = 6 को करना क्या है, क्रॉस मल्टीपल करके 2s + 3t, और नीचे का गुना होगा तो 3 × 6 = 6, 2s + 3t = 6। और जब ये 6 इधर से डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल में। तो फाइनली 2s + 3t = 36। तो इसको हम लोग समीकरण दो मान सकते हैं। आप इसे भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में कि बनाना कैसे है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर अगले क्वेश्चन को देखना है, फिर पॉज करके फिर एक क्वेश्चन को बना करके फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल उठता है सर कि दो धनात्मक संख्या का अंतर, यानी उस अंतर में क्या होता है और गुणनफल में क्या होता है। तो कुछ नोट बना के लिख देते हैं यहाँ पे। धनात्मक भी तो जानते हो कि वो संख्या कैसा होगा, धनात्मक संख्या होगा। अब हम जैसे मैथमेटिकल में किसी को मानते हैं तो या तो हम लोग x मानते हैं या तो y मानते हैं, आपकी मर्जी, आप t भी मान सकते हो, आप z भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि दो संख्याओं में एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा, अंतर मिस होता है घटाव और योग मिस होता है जोड़। एक टर्म था गुणनफल, तो गुणनफल मिस क्या होता है, गुणनफल मिस होता है गुना। तो उम्मीद करते समझ गई होगा। तो कहता है दो संख्याओं का अंतर। तो हम लोग इस सवाल को हल करते समय मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। इस सवाल में पांचवा सवाल है, पहले लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, नहीं सबसे पहले लिखेंगे माना। पहला संख्या दो धनात्मक है ना, दो धनात्मक संख्या, तो कहेंगे पहला धनात्मक संख्या बराबर x तथा दूसरा धनात्मक संख्या बराबर y। तो पहले धनात्मक संख्या को मैंने माना कि सर पहला धनात्मक संख्या x है तथा दूसरा धनात्मक संख्या y है। अगर उसने कहा होता कि दो ऋणात्मक संख्या, तो मैं क्या मान लेते हैं यहाँ पे -x और -y। यानी सवाल कैसे भी पूछ सकता है। अब कोई जरूरी नहीं कि 2023 में उसने ऐसा पूछा कि दो धनात्मक संख्या, तो अगर हो सके तो 2025 में वैसे पूछ ले कि दो ऋणात्मक संख्या, तो मैं मानूंगा कि पहला ऋणात्मक संख्या -x और दूसरा ऋणात्मक संख्या -y। लेकिन इसने पूछा है कि दो धनात्मक, इसलिए मैंने +x और +y मान लिया। उसके बाद करना क्या है, उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर मीन्स दोनों का घटाव, दोनों का अंतर आप कहेंगे प्रश्न से कहेंगे दोनों का अंतर कितना है। तो सर दोनों का अंतर 3 है, तथा कहता है दोनों का अंतर 3 है और उनका गुणनफल यानी xy बराबर 504 है, xy बराबर 504। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब फाइनली इस सवाल को कर देंगे सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आया होगा आपको समझ में। बस करना कुछ नहीं, अंतर में समझना है घटाव, योग में समझना है जोड़, और गुणनफल में समझना है गुना। इस सवाल में करना कुछ नहीं था, बस दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था। पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने माना x, दूसरा को माना y। और प्रश्न में यानी सवाल में क्या कहा गया था, तो प्रश्न में कहा गया था कि दोनों का अंतर 3 है तथा दोनों का गुना
इन दोनों का गुणनफल कितना 504। मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया और फाइनली हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि, इस सवाल को, ये 5 नंबर सवाल को आप चाहो तो प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र किसी से भी बना सकते हो। आप चाहो तो विलोपन विधि आजमा सकते हो, क्योंकि विलोपन प्रतिस्थापन से ज्यादा ही आसान होता है विलोपन विधि, लेकिन मैंने अभी सिखाया केवल प्रतिस्थापन विधि। तो अभी तक के लिए केवल आप प्रतिस्थापन विधि से बना लो। इसी वीडियो में हम विलोपन विधि भी बताएंगे और विलोपन विधि सीखने के बाद इस सवाल को आप विलोपन विधि से बना सकते हो। चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्या है, तो हम मान लेंगे दोनों संख्या, माना, कौन सा क्वेश्चन था ये, छठा, कहेंगे माना पहला संख्या बराबर x तथा दूसरा संख्या बराबर y। मैंने कुछ नहीं किया, बस उसने कहा था दो संख्या, तो मैंने मान लिया पहला संख्या सर x है तथा दूसरा संख्या y है। अब कहता है प्रश्न से, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। याद रहे, लैंग्वेज जितना अच्छा बना के लिखिएगा, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेट कीजिएगा अपने कॉपी को, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। तो कहता है दो संख्या का अंतर, तो यानी पहला और दूसरा दोनों का अंतर मुझे दे दिया हुआ है सर, दोनों का अंतर 26 है। और कहता है कि एक संख्या यहाँ पे तथा लिख सकते हो, तथा दो संख्या का अंतर 26 है। और कहता है एक संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, यानी एक संख्या जैसे कहीं दूसरी, तो बराबर उस साइड जाके लिखेंगे, दूसरी संख्या के कितनी गुनी, 3 गुनी। अब यहाँ पे 3 गुनी ना देगा, जैसे 2016 2022 में पूछा, तो मान ली 2025 में वैसे पूछ देगा कि एक संख्या दूसरी संख्या के 10 गुनी है या 2 गुनी है या आधी है या 1/4 है, यानी कुछ भी कर सकता है। अगर आधी कहता तो हम लोग 1/2 से गुना करते हैं, अगर वो 5 गुना कहते हैं तो हम लोग 5 से गुना करते हैं, लेकिन इस सवाल में कहा है 3 गुना करने पे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या होगा। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो फाइनली हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके निकाल लेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता, लेकिन हम लोग को इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, 2 मार्क्स है, इसलिए हम इस सवाल को सिर्फ हिंट देकर छोड़ रहे हैं। यानी आप इसमें करना ही कहा कुछ है, x का मान इधर वन साइड निकल ही गया। आप चाहो तो समीकरण 1 समीकरण 2 को मानो या ना मानो, सीधा लिखना, समीकरण 1 मिल ही गया, समीकरण 2 मिल गया, सीधा कहेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि इसमें ये क्लियरफाई नहीं किया है कि उसने ये नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से। इसमें आप विलोपन विधि सीधा लगा सकते हो कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, जब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान निकलने के बाद हम लोग किसी समीकरण में डाल करके x का मान निकाल सकते हैं, फिर फाइनली लिख देंगे। अतः वह दोनों संख्या जितना आंसर है, यानी x का जो आंसर है वो लिख देना और y का आंसर जो है वो लिख देना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये हल्का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा हिंट नहीं देंगे, सिर्फ इतना इसको मान लेना समीकरण 1 और समीकरण 2। तो फाइनली हो जाएगा सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दूसरी विधि, जिसका नाम है विलोपन विधि। तो कुछ एग्जाम्पल के सारे हम लोग समझते हैं कि आखिर विलोपन विधि से सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2019 में बिहार बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 = 0 तथा 9x बराबर 2y + 7 का विलोपन विधि से हल करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल कर रहे हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन। तो लिखेंगे हल दिया क्या गया है, पहले लिखेंगे हल दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो कोई भी समीकरण हो तो उसको सबसे पहले क्या करना है विलोपन विधि में, सबसे पहले उसको हल कर लेना है, यानी उसको x वाले को एक साइड रख लेना है और जो भी संख्या होगा उसको बराबर की उस साइड भेज देंगे। यानी सबसे पहले समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, यानी समीकरण को और आसान बना लेंगे कि x और y वाला एक साइड हो जाना चाहिए और नंबर जितना रहेगा वो एक साइड होना चाहिए। चलिए, तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। और दूसरा समीकरण कहता है तथा दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y + 7। तो इस समीकरण को क्या करना है, इसमें भी वही करना है कि x y को एक जगह रख लेंगे और नंबरिंग को जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको वही बराबर की उसी साइड रखेंगे। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में कि करना कुछ नहीं है, समीकरण दिया रहेगा उसमें क्या करना है x और y को एक साइड रख लेना है और जो भी संख्या दिया हो उसको बराबर
के उस साइड रखना है। इसमें भी हमने वही किया कि x और y वाले टर्म को एक जगह रखा, जबकि जितने भी संख्या वाला टर्म था उसको बराबर के उस साइड भेज दिया। इसको हमने माना समीकरण 1 और समीकरण 2। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को या जोड़ने पे या तो घटाने पे एक टर्म कट जाना चाहिए। यानी आप दोनों समीकरण में से आपको देखना है कोई एक टर्म को आपको बराबर करना है, या तो x वाला बराबर हो जाए या तो y वाला बराबर हो जाए। आप समीकरण 1 में गुना कीजिए, भाग कीजिए, कॉमा लेके हटा दीजिए या कुछ भी कीजिए, आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि या तो मैं जोड़ दूं दोनों समीकरण को या दोनों समीकरण को घटा दूं, तो एक टर्म कट जाना चाहिए, या तो x वाला कट जाना चाहिए या तो y वाला कट जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुना करूं तो 3 से गुना करने पे 3 तरीके 9x ये हो जाएगा, और जब 9x होगा तो ये 9x और ये 9x दोनों कट जाएगा। तो ये यानी से हमारा समीकरण आसान हो जाएगा और y का मान निकल जाएगा। या आप अगर ऐसा ना करते हो तो आप समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे, या समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पे ये y का मान कट जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा ही होगा कि मैं समीकरण 1 में केवल 3 से ही गुना कर दूं, जिससे x का मान कट जाएगा। तो आइए हम लोग कहते हैं समीकरण 1 से, तब कहेंगे जो भी कीजिएगा बस समीकरण में लिख देना। कहेंगे समीकरण, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पूरा लिखना समीकरण 1 में 3 से गुना करने पे 3 से गुना करने पे तथा समीकरण 2 में, हमने समीकरण 2 में कुछ नहीं किया है तो इसलिए हम समीकरण 2 में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। यानी हम लोग चल रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बस इस समीकरण 1 में मैंने इसलिए 3 से गुना करने पे लिखा है क्योंकि हम अभी करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना, इसलिए अगर मैं 3 से गुना नहीं करता तो केवल मैं ऐसा लिखता कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो मैं जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सर समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए, तो 3 त्रिके 9x माइनस 3 पंचे 15y बराबर 3 चौके 12। यानी 3 से गुना इस साइड भी होगा और 3 से गुना इस साइड भी होगा समीकरण 1 में। अच्छा समीकरण 2 में कुछ करना नहीं है। तो ये था अपना समीकरण 1 और ये है अपना समीकरण 2। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये रहा अपना समीकरण 2। तो फाइनली दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, निशान को चेंज करेंगे। यहाँ वाला जो भी निशान होता है हमको ऊपर के निशान से मतलब नहीं है, यहाँ वाला जो जो निशान होगा उस निशान को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे किसी का निशान नहीं है तो ये क्या होगा, प्लस है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ही है, यहाँ पे 7 के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे कि प्लस है। जब किसी भी नंबर के आगे कोई निशान नहीं लगा होता है तो हम लोग समझते हैं कि वो निशान किसका होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे सर कुछ नहीं था तो आपने माना प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला समीकरण का निशान चेंज करेंगे। तो सर इसका प्लस है तो इसका किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। और इसका माइनस में तो इसका चेंज करेंगे किसमें, प्लस में। और इसका प्लस है तो इसका किस में चेंज करेंगे, माइनस में। हाँ अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता या ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, जब कटने वाला होता तो हम लोग निशान चेंज नहीं करते। जब कटने वाला नहीं होता है तब निशान हम लोग चेंज करते हैं। हाँ अगर कट जाता ऑलरेडी तो हम लोग निशान चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कटने वाला नहीं था यानी घट के 0 आने वाला नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि निशान चेंज किया। तो निशान चेंज करने का तरीका उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले से मतलब नहीं है सर, नीचे वाले में जो भी निशान होगा उसको अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं कि गुना रहेगा तो भाग कर देंगे, भाग रहेगा तो गुना कर देंगे, वैसा कभी पॉसिबिलिटी होगी नहीं, यानी वैसी जरूरत ही नहीं आएगी कभी। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर 9x और 9x दोनों क्या है, समान जाति का है। और समान जाति जब होता है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट का जब समान जाति होता है तो जोड़ा घटाया गुना भाग सब किया जा सकता है। तो यानी दोनों घट सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा के नहीं यहाँ पे कट कर देंगे। तो आपकी मर्जी, आप घटा के यहाँ पे 0 लिख दो या आप कट कर दो, दोनों सही है। आइए इधर देखते हैं। तो सर ये भी y है, लेकिन ये 15 और ये 2 है, यानी 15 में से 2 कटने वाला तो नहीं है सर, यहाँ पे घटेगा क्योंकि माइनस और प्लस इस निशान से मतलब नहीं है, क्योंकि ये निशान आप भूल जाइए, ये निशान आप इसका नहीं रहा और ये निशान इसका अब नहीं रहा। ये निशान आप ऐसे आप एग्जाम में ऐसे काट के मत दिखाना उसको, ये सब समझने के लिए। तो सर ये माइनस था प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सर हम जानते हैं कि जब माइनस 15 में से प्लस 2 जाएगा तो इसका आंसर आएगा -13। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -13y, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 12 में से 7 गया तो बचेगा यहाँ पे 5। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा y बराबर 5/13, y बराबर 5/13।
y बराबर -5/13। तो उम्मीद करते हैं कि इस समीकरण आपको आ गया होगा समझ में कि y का मान यहाँ से कैसे निकला। अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 में गुना किए होते, समीकरण 1 में गुना किए होते 2 से और समीकरण 2 में गुना किए होते 5 से, तो मेरा मान निकलता यहाँ पे x का। लेकिन मुझे आसान लगा समीकरण 1 में 3 से ही गुना करने पे, तो मैंने 3 से गुना किया। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब y का मान निकल गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में डालिए या समीकरण 2 में, x का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। यानी आप स्वतंत्र हो y का मान रखने के लिए कि आप एक समीकरण 1 में भी रख सकते हो और समीकरण 2 में। यानी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप केवल y का मान समीकरण 2 में या y का मान समीकरण 1 में रख सकते हो। आप बिंदास हो, किसी एक समीकरण में रखिए और दूसरा मान निकाल सकते हो। तो जैसे मैं रख रहा हूँ अभी y का मान समीकरण 1 में, तो आप निकाल के देख लेना y का मान समीकरण 2 में रखिए कि सर गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग मान रखते हैं y का मान, तो कहेंगे y का मान समीकरण कितना में रखने पे, मैं रख रहा हूँ 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर दूसरा समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह रख देंगे -5/13। चलिए साइड में चलते हैं, 3x माइनस 5 और y की जगह क्या रखेंगे सर, -5/13 और बराबर क्या है 4। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो सबसे पहले इस माइनस का गुना इस माइनस से होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट बदल जाता है गुना में, तो ये बदल गया अपना ब्रैकेट गुना में, और माइनस का गुना माइनस से हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और 5/13 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, अब बराबर 4। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये बट्टा पे का गुना, यही रहा बचपन वाला बट्टा पे का गुना। उम्मीद करते हैं कि बट्टा पे का गुना आपको आता ही होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं वन शॉट में क्या कि ये बनेगा कैसे। तो करना कुछ नहीं है, बट्टा पे गुना में सबसे पहले देखा जाता है कि कोई कटने वाला है क्या, तो मुझे लग रहा है कि ना सीधा सीधा और ना कोना कानी कोई कटने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसका गुना कर देंगे, ऊपर का गुना ऊपर से। बट्टा पे गुना में याद रखिएगा ऊपर का गुना ऊपर से होता है और नीचे का गुना नीचे से होता है, तो 50 25 हो जाएगा और 13 कम 13 बराबर 4। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 25/13 अगर हम इधर गुना भाग करेंगे, इधर बट्टा पे का जोड़ करेंगे तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को नंबर की तरफ भेज देंगे। तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए अब दिख रहा होगा ये कि आपको बट्टा पे का घटाव दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टा पे का घटाव, तो बट्टा पे का घटाव आपको आता है या नहीं आता, बस वन शॉट में समझ लीजिए। करना कुछ नहीं है, ये जो छोटा बट्टा है उसको बड़ा कर देना है। यानी हम लोग बिना एलसीएम मेथड से बट्टा पे का घटाव यहाँ पे बनाएंगे। छोटा बट्टा को क्या करना है, बड़ा करना है, और जो निशान दिया है वही निशान को उतार देना है। अगर निशान जोड़ का दिया होता तो जोड़ उतार देते, घटाव का दिया होता तो घटाव उतार देते। यानी बट्टा पे का जोड़ जैसे बनेगा उसी तरीके से बट्टा पे का घटाव बनेगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, छोटा बट्टा दिख रहा है नहीं आपको, उसको बड़ा कर देना है, जो निशान दिया उसको उतार देना है और नीचे का नीचे से गुना कर देना है। 13 कम 13। अब क्या करना है, इस कोने का गुना इस कोने से कर देना है और इस कोने का गुना इस कोने से कर देना है। 13 चौके 52 और 25 से कम 25। उम्मीद करते हैं कि बट्टा पे घटाव आपको आ रहा होगा समझ में। आइए इसको घटाते हम लोग, तो जब 52 में से 25 घटाएगा, जिसको घटाना नहीं आता देखिए, बड़ा को ऊपर लिखना है, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ऊपर लिखना है, और जो छोटा संख्या रहेगा उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो अब घटा देंगे दोनों को, 2 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए बगल से हासिल लेंगे, तो 12 में से 5 गया 7 और ये रहा अपना 4, 4 में से 2 गया 2, तो फाइनली हमारा आंसर आया 27। तो हमारा आंसर आया 27/13। अब क्या करेंगे कि सर हमको तो 3x का मान निकालना नहीं था, हमको निकालना था किसका मान, x का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे कि सर x के यहाँ पे x 3x के गुना में है, यानी 3x के गुना में है, तो 3 यहाँ पे गुना में है, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 27/13 को वैसा ही रहने देंगे और जो इधर से गया है ना उसको पलट के ऐसे लिख देंगे। तो देखेंगे कोई कटने वाला है क्या, क्योंकि बट्टा पे गुना में अभी आपको बता के आए कि अगर पहले कोई कटने वाला होगा तो उसको पहले काट देंगे। मुझे लग रहा है कि 3 कम 3 और 3 × 27 कटने वाला है। तो फाइनली आ गया हमारा आंसर x बराबर 9/13। यहाँ पे हमारा आंसर आया था y बराबर -5/13 और x का मान आया 9/13। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमसे पूछा गया था कि समीकरण युग्म को हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो फाइनली हमने हल कर दिया। तो फाइनली हम लोग आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13। लास्ट
मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, लास्ट में अतः करके लिखना ना भूले, क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता है कि आपके मेथड को देखे। वो वन शॉट में केवल आपके बनाने का तरीका को और आपके आंसर को मैच करता है। सबसे पहले वो आपके आंसर को देखता है, अगर आपका आंसर सही रहता है तो वो आपके मेथड को देखता है कि हाँ अगर आपका मेथड सही है तो वो आपको 100% नंबर दे के जाएगा। अगर आंसर आ भी गया, आपने मेथड गलत बनाया है, तो आपको आंसर नहीं देगा। जी तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भिन्न के बारे में, आखिर भिन्न होता क्या है। अगर कोई नंबर ऐसे 6 लिख दे और उसमें एक बट्टा और फिर नीचे कोई नंबर लिख दे, तो इस पूरे नंबर को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि भिन्न संख्या होता कैसा है। अगर कोई लिख दे 1/2, तो ये भी क्या है, भिन्न संख्या। अगर 3/2, तो ये भी क्या है, भिन्न संख्या। यानी कोई भी संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखा होता है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा होता है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। यानी एक भिन्न संख्या में ऊपर वाले टर्म को कहते हैं अंश और नीचे वाले टर्म को कहते हैं हर। आइए हम लोग देखते हैं सवाल को सॉल्व करके। कहता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, हम लोग उसी को मान लेंगे। तो कहेंगे हल और कहेंगे माना उस भिन्न को ही मान लेंगे हम लोग। माना भिन्न x/y है, ऐसे मान लेंगे। माना वह भिन्न x/y है। आप देखिए क्या कहता है प्रश्न से। प्रश्न में आप जो जो कहेगा हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब प्रश्न से कहता है कि अंश और हर में 2-2 जोड़ दीजिए। अब कहता है कि अंश में भी 2 जोड़ दीजिए। पहले भिन्न को लिख लीजिए। कहता है कि किसी भिन्न के, अब हमने माना किसी भिन्न को क्या माना है, ये मान लिया x/y, तो हमने माना है x/y भिन्न को। तो कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। तो अंशों में जोड़िए अपने मन से 2, और इसमें भी हर में भी जोड़िए 2। तो कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़िएगा ना, तो कुछ बन के तैयार होगा। जो बनेगा ना, यानी जो संख्या आएगा वो हो जाएगा 9/11। तो अभी इस समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना तो थोड़ा आसानी होगी। तो हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो जब 11 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, वो 11x + 11 दूना 22। और जब ये 9 का इधर से गुना होगा तो ये हो जाएगा 9y + 9 दूना 18। तो फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा समीकरण, 11x - 9y ये बराबर हो जाएगा 18 - 22। तो समीकरण कुछ ऐसा बनेगा हमारा 11x 9y - 4। इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब ये प्रश्न आप पुनः देखते हैं कि आगे प्रश्न में क्या कहता है। तो हम लोग कहेंगे पुनः प्रश्न से देखेंगे। फिर कहता है कि यदि हर और अंश दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में आप 3 जोड़ता है। तो सर जी भिन्न था x/y, अंश में भी जोड़िए 3 और हर में भी जोड़िए 3। तो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है वो तो कितना हो जाता है, वो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कहता है जब इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में। तो 6 का गुना x से करेंगे हम लोग तो 6x हो जाएगा। इधर इसका 6 का गुना 3 से होगा तो 6 3 का 18 हो जाएगा। जब 5 का गुना y से हो जाएगा तो 5y हो जाएगा। और जब 5 का गुना 3 से होगा तो 5 3 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे डिफिकल्ट ना लगा होगा। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बैक कीजिए, फिर से देखिए कि आखिर हम लोग गुना कैसे किए हैं। आइए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x वाले टर्म को, इसे पिछले वाले में हम आपको बताए होंगे कि जब विलोपन विधि को सॉल्व कीजिएगा तो x वाले टर्म को अलग रखिएगा और नंबर को अलग रखिएगा, इससे पिछले वाले सवाल में। उसी प्रकार इसमें भी वही करना है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि x और y को एक साथ रखे और जितना भी नंबर है ना सबको एक साथ रखे। विलोपन विधि में ये करना है। प्रतिस्थापन में देख रहे थे कि x का मान एक तरफ रखना है, सॉरी हाँ, या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। अब विलोपन में हम लोग ये देखें कि x और y को एक साइड रखना है और नंबर को एक साइड रखना है। तो 6x - 5y, अब इसमें से हम घटा रहे हैं तो 6x - 5y, अब 15 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे -3 बचेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो हमारा बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो फाइनली हम कर रहे हैं समीकरण को सॉल्व। आइए तो विलोपन विधि में क्या देखना था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि विलोपन विधि में ये देखना है कि या तो x कट जाए या तो y कट जाए। यानी समीकरण में कुछ ऐसा गुना, ऐसा जोड़ घटाव गुना या भाग कीजिए कि या तो x का मान कट जाए या तो y का मान कट जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि अगर समीकरण 1 में
6 से गुना कर दिया जाए। समीकरण 1 में 6 से गुना करने पे ये अपना 66 होता है। और समीकरण 2 में अगर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 6 से किए हैं तो यहाँ से 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 66 बन जाएगा। तो समीकरण 1 में अगर 6 से और समीकरण 2 में अगर 11 से हम लोग गुना करते हैं तो x का मान कट जाता है। अगर आप चाहो तो समीकरण 1 में अब x को ना काट करके हम लोग y को काटना सोचेंगे तो हम लोग करेंगे 5 से गुना। तो समीकरण 1 में अगर 5 से गुना करें और समीकरण 2 में अगर 9 से गुना करें तो ये भी दिखेगा 45y और ये भी दिखेगा 45y। तो फाइनली दोनों कट जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग x के तो इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x में किया था तो इसमें हम y में करके दिखा देते कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर सिर्फ बार बार आप x में ले रहे हो, कहीं ऐसा गलती ना हो जाए। चलिए तो हम लोग ले रहे हैं y में। तो समीकरण 1 में हम लोग गुना करेंगे 5 से, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पे 5 से गुना करने पर तथा, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 में भी गुना कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करने पे, 9 से गुना करने पे, 9 से गुना तथा समीकरण 2 में 9 से गुना करें। चलिए तो गुना करते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 था अपना, तो ये हो जाएगा 55x माइनस 9 पंचे 45y बराबर माइनस 5 चौके 20। ये अपना रहा समीकरण 1। और समीकरण 2 है अपना 9 छक 54x माइनस 9 पंचे 45y बराबर माइनस 27। ये रहा अपना समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के निशान को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे निशान प्लस का है तो प्लस का निशान किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पे निशान माइनस का है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। माइनस में का है तो इसमें ये चेंज हो जाएगा प्लस में। बस विलोपन विधि में ये करना होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि दो गुना भाग कुछ भी कीजिए कि एक कट जाए और फाइनल 1 और 2 के निशान को चेंज कीजिए। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता और ये दोनों कटने वाला होता तो जबरदस्ती निशान चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कटने वाला नहीं था इसलिए मैंने निशान को चेंज किया। आइए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन टर्म जुड़ने और घटने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि 55 और 54 दोनों आपस में घट जाएगा, क्योंकि अब ये निशान रहा नहीं, प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे फाइनली एक x बचेगा और ये दोनों कट जाएगा। या तो आप 0 लिख दो या तो काट दो, आपकी मर्जी है। और बराबर की उस साइड से दिख रहा होगा कि माइनस और प्लस होगा माइनस, इसलिए 27 में से 20 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7। तो फाइनली आया हमारा आंसर x बराबर 7। तो हम लोग लिख देंगे कि x बराबर आ गया 7। अब x बराबर 7 आया है तो x का मान समीकरण या तो आप 1 में रखें या 2 में रखें तो आपका y का मान आ जाएगा। तो वीडियो को कीजिए पॉज, पहले आप लोग x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकालिए, उसके बाद मेरा देखिएगा। चलिए तो निकाली हुईगा y का मान। हम लोग रखते हैं x का मान समीकरण मैं रख रहा हूं 1 में, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपना सर, 11x माइनस 9y माइनस 4। तो रखते हैं x का मान उसमें। तो सर 11 है, x की जगह 7 रखिए, माइनस 9y बराबर माइनस 4। दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको साइड में आइए सॉल्व करते हैं। तो ये पहले इसको 11 सत्ते 77 कर दीजिए, माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो ये रहा अपना 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 9y को अकेला रखेंगे और माइनस 4 को, और इधर जाएगा तो ये माइनस 77 हो जाएगा। जब दोनों जुड़ेगा तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 81, तो माइनस 81। 7 4 11 के 1 हासिल 1, सही है 8। तो दोनों से दोनों कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 9। तो फाइनली हमारा आ गया x का मान 7 और y का मान 9। तो हमको निकालना क्या था, भिन्न निकालना था। तो मैंने अंश निकाल दिया और हर भी निकाल दिया। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे अतः वह भिन्न कितना है, 7/9 है। अतः वह भिन्न
7/9 है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब आ रहे हैं हम लोग वज्र गुणन विधि पे। जब तक के लिए बने रही वीडियो में। अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो अब ये नहीं कहना है कि सर इतना लॉन्ग वीडियो कौन देखता है। अब एग्जाम टाइमिंग में इतना भी कष्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होने वाला है। अब ये वीडियो यानी अगर स्टार्टिंग वाला नहीं देखना है आपको तो अंत वाला जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम लोग सीखेंगे ग्राफ। अगर आप इतने मजेदार तरीके से बताएंगे ना आपको कि पूरा फील आ जाएगा। इसलिए बने रहिए वीडियो में। अगर ये नहीं देखना है तो वीडियो को कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और जाके ग्राफ वाला वीडियो देख लीजिए। क्योंकि ये अगर पूछा तो ये विलोपन विधि कभी कभी ज्यादातर होता है कि 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी होता है कि 5 मार्क्स में पूछ देता है। वज्र गुणन विधि वैसा ही है कि या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या तो 5 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन ग्राफ कंफर्म है कि वो 5 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। और जो ग्राफ बताएंगे कंफर्म है कि वो बोर्ड में लड़ ही जाएगा। और कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें यानी हर साल यानी कंफर्म रहता है कि ग्राफ पूछता ही पूछता है। तो इसको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए और जाके ग्राफ देखिए। लेकिन ये 100% है कि ये 2 मार्क्स या तो 5 मार्क्स में कंफर्म है कि पूछता ही पूछता है। इसलिए इतना आसान सवाल को छोड़ के जाना, अगर आपको अच्छा लग रहा था आप छोड़ के जा सकते हो। जी तो चलिए, ये हमारा है तीसरा विधि वज्र गुणन विधि। इससे पहले हमने देखा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको आ गया होगा समझ में। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके और पीछे जा सकते हैं। ये आखिरी विधि है, इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे और फाइनली हम वीडियो को करेंगे ड्राइंग। चलिए तो देखते हैं कि वज्र गुणन विधि है क्या। तो वज्र गुणन विधि देखने से पहले ये कुछ फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला कैसे बना है, बनाने का तरीका है कि ये B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 यानी साइड वाइज दोनों तरफ है B1 B2 और बीच में C1 C2 और इधर A1 और A2। यानी याद ऐसे करना है कि साइड में है B1 B2 और इधर बीच में C और A दोनों साइड में है B1 B2 और उधर भी है B1 B2, बीच में C और इधर A और इसके बीच में X और Y और इधर A। तो फाइनल फॉर्मूला बना B1 का गुना हुआ B1 का गुना C2 से, तो B1 C2 और ऊपर लिखेंगे सबसे पहले X और ऊपर यहाँ पे लिखेंगे Y और यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे A। अब फाइनली जैसे जैसे टर्म अलग करेंगे उसके बीच में देंगे बराबर। अब गुना करेंगे सबका, कहेंगे B1 C2 बीच में देंगे माइनस B2 C1 फिर बराबर। अब C1 का गुना इससे करेंगे तो कहेंगे C1 A2 माइनस। अब जब इधर जाएंगे दूसरे इसमें को गुना करने जाएंगे तो बीच में लगाएंगे माइनस। तो C2 माइनस A1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आ गया होगा समझ में। बस इतना याद रखना है कि साइड में B1 B2 है, ये वाले साइड में भी B1 B2 है, दोनों साइड में B1 B2 बीच में C1 C2 और A1 A2 और दोनों का साइड वाइज गुना होगा। यानी एक बार इसका इससे गुना फिर इसका इससे गुना फिर इसको छोड़ देना, फिर ये दोनों का गुना फिर ये दोनों का गुना फिर इसको छोड़ देना, फिर ये दोनों का गुना फिर ये दोनों का गुना, यानी 3 बार गुना होगा। और एक बार में लिखना है ऊपर x फिर लिखना है y और फिर बराबर लिखना है 1। तो चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दिया रहेगा जैसे क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें सवाल को, तो देखते हैं पहले सवाल कौन कौन सा हम उतारें। ये 2019 का है, 2020 का, 2020 का, ये फर्स्ट सिटिंग में और ये सेकेंड सिटिंग वाला है, और ये 2021 वाला और ये 2022 वाला है। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जैसा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है समीकरण निकाय, इसमें भी है समीकरण निकाय, फिर ये समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें, यानी सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न का था, इसलिए मैंने बार बार क्वेश्चन को नहीं लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल और कहेंगे दिया गया है, दिया गया है समीकरण, दिया गया है समीकरण निकाय, नीचे लिख लीजिएगा, दिया गया है समीकरण निकाय। करना कुछ नहीं है, कहेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। देखिए वज्र गुणन विधि बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन में देख रहे थे कि या तो x का मान या तो y का मान निकाल लेंगे। विलोपन में ये देख रहे थे कि अगर कैसा भी समीकरण दिया हो तो उसको इस रूप में लाएंगे, यानी x प्लस y को एक जगह रखना है और नंबर को एक जगह। प्रतिस्थापन में हमने ये देखा कि x और y का अलग अलग मान निकालना है, और इसलिए विलोपन में देखा हमने कि x और y को एक जगह रखना है और नंबर को एक जगह रखना है। अब वज्र गुणन विधि में हम लोग देखेंगे कि ये जो साइड वाला नंबर है, ये जो बराबर की उस साइड जो नंबर है, यानी नंबर को नहीं छोड़ना है, उधर वाले नंबर को बराबर की साइड ले आना है। फिर से सुनिए, प्रतिस्थापन में हम लोग देखें x और y का मान निकालना है, यानी या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। विलोपन में हमने देखा कि x y का मान एक साइड होना चाहिए और नंबर एक साइड होना चाहिए। हम लोग वज्र गुणन में ये देखेंगे कि
जितना एक्स वाई और नंबर सब बराबर के इस साइड होना चाहिए। इधर फाइनली हम लोग बचाएंगे 0 और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण ए। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये है अपना ए का मान, ये है अपना बी का मान, ये है अपना सी का मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो ये ए, अगर एक समीकरण होता तो इसको ए बी सी नाम देते, लेकिन दो समीकरण है इसलिए कहेंगे हम लोग कि सर a1 बराबर यहाँ से 2 हो गया, a2 बराबर यहाँ से कॉमा a2 बराबर यहाँ से, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 a2 सॉरी a1 b1 बराबर यहाँ पे 1 होगा और कॉमा c1 बराबर होगा -5। यानी इसको माइनस लेके उठाना है, यानी इसका रूप ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 या c1 बराबर 0। यानी समीकरण इस रूप का होता है। और हम लोग क्या करेंगे, यानी इसी के रूप में सजाएंगे। और जहां पे माइनस होगा a1, अगर यहाँ पे ऐसा -2 होता तो हम लोग इस माइनस को छोड़ते नहीं, यहाँ पे लिखते a1 बराबर -2। अगर यहाँ पे लिखा होता -y या -10 तो हम लोग यहाँ के माइनस को छोड़ते नहीं। यानी अगर समीकरण में माइनस दिया हो तो उस समीकरण में से माइनस को गायब करके बी का मान लिखते समय माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण का रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। तो इसी समीकरण को देखते हुए हमने देखा कि सर यहाँ पे तो प्लस है, यानी इस समीकरण में होना चाहिए प्लस, यानी ये ऐसा दिख रहा होगा। समीकरण को हम अगर उस रूप में दिखाएं तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा। इधर से आया तो माइनस में, तो ये प्लस और -5, तो फाइनली मिल गया हमारा सी का मान -5। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होइएगा कि अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो हम लोग भी यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर प्लस हुआ तो प्लस ही लिखेंगे, यानी अपने मन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस ही लिखना है मान। चलिए अब अगला समीकरण है था दूसरा समीकरण है अपना 3x प्लस 2y बराबर 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे कि जो बराबर के उस साइड जो भी नंबर है उसको बराबर के इस साइड ले आएंगे और बराबर 0 कर देंगे। और फिर से यहाँ पे हमने a1 b1 c1 माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर ये a2 का मान है, ये b2 का मान है और ये c2 का मान है। तो यहाँ पे फाइनली मिला हमको a2 बराबर 3 कॉमा b2 बराबर 2 कॉमा c2 बराबर -8। देखिए यहाँ पे -8 था, लेकिन समीकरण का रूप होता है प्लस में, इसलिए हमने इसको माइनस, यहाँ पे c2 का मान माइनस में लिखा। तो अब क्या करते हैं, बारी बारी से इस पूरे इसको हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं। तो कहेंगे, चूंकि आप इस फॉर्मूला को पहले नोट कर लेना और बनाते समय, यानी एग्जाम में भी बनाते समय आप ऐसा पैरा बना सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि आप सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला को लिखोगे कि चूंकि ये फॉर्मूला होता है और फाइनली उसमें मान डालिएगा, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये मान निकाल लेंगे, उसके बाद कहेंगे चूंकि, और इस पूरे पैरा को बना देंगे और फाइनली यहाँ पे लाके मान को रख देंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से मान को रखते हैं। यहाँ पे कहेंगे सर x, अब b1 का मान कितना है, b1 का मान है 1 गुने c2 का मान कितना है सर, तो c2 का मान है -8। अब क्या करेंगे माइनस b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है 2, c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -5। चलिए अब अगले में रखते हैं y के नीचे, तो सर c1 है, c1 रहा अपना ये c1 -5 इंटू a2 का मान, सर a2 का मान 3 रहा माइनस c2 इक्वल टू -8, c2 का मान रहा -8 गुने, और a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2। अब बचा ये अपना आखिरी वाला क्वेश्चन, a1 का मान है 2, b2 का मान रहा 2 माइनस a2 बराबर 3 गुने b1 बराबर है 1। आइए तो करते हैं सवाल को सॉल्व, देखते कैसे दिखता है। तो ये रहा x अपॉन में -8 माइनस 2 पंचे 10। अब माइनस का गुना जब माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस, जब माइनस का गुना माइनस से होगा तो ये होगा प्लस। अब 5 दूना 10, अब बराबर हो जाएगा y अपॉन में 5 का गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, और ये माइनस अभी वैसा ही रहेगा, और ये माइनस से जब गुना होगा तो ये होगा प्लस, 8 दूना 16 बराबर 1/2 दूना 4 माइनस 3 कम 3। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। आइए इसको और सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 10 में से 8 गया 2 बराबर 16 में से 15 गया 1 बराबर
4 में से 3 गया 1। अब देखिए यहाँ पे से करना क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रूल कैसा लगता है कि हम लोग ये वाले भाग को ये वाले भाग के बराबर करेंगे और ये वाले भाग को ये वाले भाग के बराबर करेंगे, यानी दोनों भाग को इसके बराबर करके अब फाइनली मान निकालेंगे। अगर हम ये दोनों को ये दोनों के बराबर करके मान निकालेंगे तो कभी मान निकलने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग ये वाले टर्म को ये वाले टर्म से इक्वल करेंगे और तब उसका मान कंपेयर करके तब मान निकालेंगे, तो फाइनली x का मान निकल जाएगा। तब कहेंगे अब x/2 बराबर 1 और y/1 बराबर है 1/1 के, क्योंकि सब आपस में बराबर लिखा हुआ, इसलिए कहेंगे x/2 बराबर होगा 1/1 के और y/1 बराबर होगा 1/1 के। आइए, नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए साइड में लिखते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ से हम x, अब इधर हमको निकालना है x का मान, इसलिए हम क्या करेंगे 2 इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 और फाइनली y बराबर a। तो हमारा मान निकल गया x का मान 2 और y का मान 1। आइए पूछा क्या था, तो कह रहा था समीकरण निकाय इतना इतना को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। तो फाइनली हमने वज्र गुणन विधि द्वारा इस सवाल को हल कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा समझ में। अच्छा केवल हमारा ग्राफ, तो आइए जब तक यहाँ तक आप कर लीजिए कवर। SW यही है कि जितना भी पूछा गया एयर है, जैसे 2020 में पूछा है, ये भी 2020 में, 2021 और 22 सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। ये था ये पूछता अगर तो ये बोर्ड में पूछेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हम लोग आ रहा है बस फाइनली 5 मार्क्स वाले में, यानी हम लोग ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म है कि ये जितना प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये अपना वज्र और ग्राफ कंफर्म है, 100% गारंटी है कि बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। तो बने रहिए, मिलते हैं ग्राफ के साथ जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, लेकिन ग्राफ देखने से पहले हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे। रैखिक समीकरण के अनुपातों की तुलना, या फिर रैखिक समीकरण के अनुपातों की तुलना में होता क्या क्या है। तो ये रहा अपना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मैंने 2 रैखिक समीकरण लिया है कि ये और एक ये, क्योंकि आपको ग्राफ देगा तो उसमें 2 रैखिक समीकरण देगा और उन दोनों रैखिक समीकरण का आपको कहेगा आलेख खींच के बताइए कि उसका आलेख कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ से यानी इसको देखने के बाद हमको अनुमान लग जाएगा कि जो हमारा ग्राफ है, यानी जो ग्राफ बनेगा तो उसका जो रेखा होगा एक दूसरे को कट करेगा या एक दूसरे के समांतर रहेगा, या एक रेखा दूसरी, यानी ये रहा रेखा, एक रेखा फिर उसी रेखा पे आएगी। यानी इसको देखने के बाद आपको कंफर्म पता चल जाएगा, यानी आप बनाने से पहले, आप सवाल बनाने से पहले आप बता सकते हो कि आपका ये ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए इसको याद कैसे करना है, यानी इसको समझना कैसे है कि ये रहा अपना रैखिक समीकरण और उसके अनुपातों की तुलना। तो सवाल दिया रहेगा, जैसे इस रूप में सवाल है कि 5x है 6y प्लस 30, तो इसको इस रूप में देखना है कि ये रहा a1 और ये रहा b1 और ये रहा c1, और इसको ऐसे देखना है ये रहा a2, ये रहा b2 और ये रहा c2। यानी इसको ये वाले समीकरण को, ये रैखिक समीकरण को आपको इस रूप में देखना है और सबसे पहले उसके अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुपातों की तुलना अगर ऐसा दिखा कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 रहा, तो समझ जाइएगा कि ग्राफीय निरूपण जो होगा ना, वो दोनों आलेख, ग्राफ दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं पे कट करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करेगा। जब कोई ग्राफीय निरूपण एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करता है ना, तो उसको कहते हैं अवरोधी समीकरण या अविरोधी समीकरण। उसको अवरोधी समीकरण कहिए या अविरोधी समीकरण कहिए, दोनों बराबर है। तो अगर अनुपातों की तुलना ऐसा हो तो उसका ग्राफीय निरूपण कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा और उसको कहेंगे अवरोधी समीकरण। अब बीजगणितीय निरूपण यानी उसका कितना हल होगा, तो उसका केवल एक हल होगा, ये अद्वितीय हल। तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से किसका अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। तो इसको ये अनुपातों की तुलना करके यहाँ से इस सवाल को हल किया जा सकता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ के लिए तो है ही है। तो हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी अगर अनुपातों की तुलना सब बराबर हो तो ग्राफीय निरूपण होगा संपाती, यानी एक रेखा अगर ग्राफ में ऐसा करता है तो दूसरा रेखा कंफर्म है कि इसी पे कटेगा। लेकिन कब, जब हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत समीकरण, यानी संगत समीकरण युग्म रहने पे हमारा रेखा ग्राफीय निरूपण होगा संपाती और उसका बीजगणितीय निरूपण होगा अपरिमित रूप से अनेकहल। अगला है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, तो हमारा ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो यानी ग्राफीय निरूपण में जो दोनों रेखा कटेगी तो
एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। तो जब ग्राफीय निरूपण जब अनुपातों की तुलना में सिर्फ b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ग्राफीय निरूपण हमारा कैसा आने वाला है, यानी उसका जो आलेख होगा, हम ग्राफ बनाते समय जो आलेख खींचेंगे वो एक दूसरे के कैसा होगा, समांतर होगा, और उसका बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। तो इसको भी याद करते चलेगा कि अनुपात की तुलना ऐसा है तो उसका कैसा समीकरण होगा, तो बोलिएगा अवरोधी समीकरण। जब अवरोधी समीकरण होता है तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद, ग्राफ का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जब अनुपातों की तुलना ऐसा होता है तो संगत समीकरण उसको कहेंगे, और जब संगत समीकरण होता है तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, आलेख एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, मीन संपाती कहेंगे उसको। तीसरा, अगर अनुपातों की तुलना ऐसा दिखा नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उसको कहेंगे असंगत समीकरण युग्म। और जब असंगत समीकरण युग्म होता है तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, दोनों समीकरणों का आलेख एक दूसरे के समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और हम लोग पहले ये निकाल लेंगे कि समीकरण अपना ये आपका आलेख प्रतिच्छेद करेगा कि संपाती होगा या समांतर। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया है। आप वीडियो को स्पीड कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कि मैं सिले लिख रहा हूँ तो बैठ के वही देखना है। आप 1 घंटे का मान ली वीडियो है तो आप 1 घंटे की वीडियो को चाहे तो आधा घंटा में देख सकते हो। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन और छोड़ दिए, जैसे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यानी आयु वाला, और उसकी आयु की दुगुनी और तिगुनी, वैसे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उतना क्वेश्चन लेने से फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हम देख के आ रहे थे रैखिक समीकरण युग्म, पहला है 5x - 6y + 30 = 0। इसको हम लोग कहें समीकरण ए। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉल्व। सर a1 बराबर यहाँ से मिला 5, b1 बराबर मिला -6, और c1 बराबर मिला 30, और दूसरा समीकरण है अपना 5x + 4y - 20। क्योंकि ये चैप्टर 3 से वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कन्फर्म में गलती नहीं होगा। अगर हल्का सा भी मैथ का नॉलेज है ना, तो इसमें जोड़ घटाव में अगर मिस्टेक हुआ तो हुआ हो, बाकी इस सवाल में कहीं भी गलती नहीं होता है। a2 b2 = 4 और c2 = -20। आई, तो यहां से हम लोग करेंगे अनुपातों की तुलना। अब दोनों समीकरण के अनुपातों की तुलना करेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर देखते हैं अनुपात कैसा आता है। तो सर a1/a2 बराबर लिखेंगे b1/b2। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो a1/a2 जी बराबर है b1 लिख के दिखा देते हैं c1/c2। इसके बाद फाइनली हम लोग कट करेंगे। a1/a2 तो 5/5 बराबर b1/b2 तो -6/4 बराबर c1/c2 30/-20। चलिए, तो पहले हम लोग इधर से देखते हैं। अब ऐसे नहीं कि शुरू से जाके देखिए, इधर ही से मिलाने लगेगा। पहले इधर देखिए, तो सर a1/a2 लेकिन बराबर नहीं है b1/b2 को, तो इससे मतलब हमको नहीं, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया कि सर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 को। और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो हम लोग कहते हैं कि उसका ग्राफीय निरूपण जो होगा ना, उसका आलेख एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी ग्राफ बनाते समय ये कंफर्म है कि इसका जो आलेख होगा एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी हमको प्राप्त हुआ इसका समीकरण युग्म। तो कहेंगे चूंकि समीकरण युग्म कैसा है, संगत है, इसलिए इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा। इसीलिए कहेंगे यहाँ लिखे अनुपातों की तुलना करने पर इतना है, अनुपातों की तुलना करने पर, या सीधा लिख सकते हो इसको ना, ये साइड में लिखना, कहना अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2 नॉट इक्वल टू आया है b1/b2, तब लिखेगा अतः आलेख, जो उसका आलेख होगा यानी रेखा जो होगा, आलेख एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करेगा।
यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ग्राफ बनाएंगे तो उसका दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करेगा। ये कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं कि ग्राफ का आलेख जहां पर प्रतिच्छेद करता है, ग्राफ का आलेख जहां पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ग्राफ का आलेख जहां पे कट करेगा ना, जो पॉइंट पे कट करेगा वही बिंदु समीकरण का हल होता है, यानी वही बिंदु इस समीकरण का हल होगा। यानी आप ग्राफ बना लीजिए, वो जहां पे कट करेगा उसी पॉइंट को, वही पॉइंट इस समीकरण का हल होगा। अब कहता है दूसरा, आप फाइनली आंसर लिखेंगे ऐसे, दोनों को मैंने नोट बना के लिख दिया है, लेकिन ये आंसर में नहीं लिखना, केवल आंसर में ये लिखना। कहेंगे दोनों रेखा बिंदु, अब मान लीजिए पी पे काटा, अपने मन से जो भी मानिएगा, पी माना है तो पी, एक्स माने तो एक्स, तो मैं मान के चलूंगा ऐसा कि पी, दोनों रेखा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, अतः हल बराबर होगा। अब मान लीजिए पी इस पे करती है 1,2 पे, तो आंसर मेरा क्या होगा 1,2। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। तो यहाँ तक हम कर लेते बोर्ड को साफ, जब तक कि ले लीजिए आप स्क्रीन शॉट। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ले ली होगा स्क्रीन शॉट। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। याद रहे ये लिखना है, इसी में हम आगे और लिखेंगे, ऐड करेंगे। चलिए तो हमने मान लिया था समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम कहेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कहेंगे सबसे पहले 5x - 6y + 30 = 0, और यहाँ पे साइड में एक डब्बा बना लेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो उस डब्बे में तीन भी ले सकते हो, यानी 3 डब्बा भी ले सकते हो, चाहे तो आप 2 डब्बा भी ले सकते हो। तो हम 2 ही डब्बा लेके चलेंगे x और y के लिए, तो ऊपर रखेंगे x और नीचे रखेंगे y। सुनिए, ग्राफ बनाते समय चाहे वो 3 डब्बे वाला बनाइए, 4 डब्बे वाला बनाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ग्राफ बनाते समय हमेशा हम लोग x का मान अपने मन से रखेंगे 0, और x का मान एक बार रखेंगे 1, अगर और आएगा तो 2, और आए तो 3। यानी आपको यही याद रखना है कि ग्राफ बनाते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, x का मान एक बार रखना है 0 और एक बार रखना है x का मान 1। बस हमेशा कोई भी ग्राफ बनाइए, एक बार रखना है x का मान 0, एक बार रखना है x का मान 1। तो आइए समीकरण 1 में करते, कहेंगे x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, फिर से कह रहे हैं याद रखिएगा कि x का मान हमेशा 0 और 1 लेना, कंफर्म ग्राफ सही बनेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे सर x का मान यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे x का मान नहीं, सीधा लिख ही दीजिए, उससे अच्छा कि x बराबर 0 का रहने दीजिए, समझ में तो आ ही जाएगा कि x का मान 0 है। x का मान यहाँ पे कितना है 0 है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो यहाँ पे होगा 0 और -6y + 30 = 0, तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -6y बराबर -30। तो फाइनली ये आया यहाँ से 6 पंचे 30, यानी y बराबर, जब हम लोग x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया हमारा 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुनः लिख दीजिएगा, पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फिर से देखते हैं, जब x का मान 1 रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, वो +30 बराबर 0। अगर दोनों को हम एक साथ घटा दे, जोड़ दे, तो 30 5 35 हो जाएगा, और -6y बराबर 35। तो ये हमारा दिखा है ऐसा कुछ। अब वो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फाइनली माइनस माइनस कट गया, और y बराबर 35/6। यहाँ पे घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं किए, 5 एकम 5 किए हैं, और ये 30 और ये 5 दोनों जुड़ गया है, 35 हो गया है। जब 35 बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा। तो जब 6y इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। और फाइनली हम लोग इसको देते हैं भाग, क्योंकि ग्राफ बनाते समय बट्टा में कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इसको दशमलव में लाना जरूरी है। तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं, तो 6 पंचे 30, 5 0 5 .0, 6 7 42 और 6 8 48। तो 6 8 48 करते हैं, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 के 0, कम से कम 5.8 है, सही है, कम से कम एक अंक तक दे दीजिएगा। तो आया इसका आंसर 5.8। यानी जब हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आता है हमारा 5.8। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो हम लोग ने लिया क्या, समीकरण 1, और समीकरण 1 में क्या करना है, सबसे पहले x का मान 0 और x का मान 1 अपने मन से मान लेना है, अब फाइनली आ जाएगा उससे y का मान। चलिए तो हम लोग यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जब तक कि हम लोग आ रहे हैं समीकरण 2 में।
सही है। आप कहेंगे समीकरण 2 से, मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि मैं ग्राफ बनाते समय भूल जाऊंगा कि मेरा मान क्या क्या आया था। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है सर, तो 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वही आप अपने मन से एक डब्बा बनाएंगे और इसमें रखेंगे x और इसमें रखेंगे y। कुछ ज़्यादा छोटा बन गया क्या? ये रहा x और ये रहा y। चलिए, तो आप कहेंगे अपने मन से क्या माना है, x का मान 0, x का मान 1, तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए x का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी x का मान समीकरण 2 में रखने पे, क्योंकि ये अपना था समीकरण 2, तो 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये अपना समीकरण 2। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे x का मान 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, और प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 4y इज इक्वल टू 20, और y को जब काटेंगे तो बचेगा कुछ अपना 5। तो जब हमने रखा x का मान 0 तो हमारा है y का मान 5। आप क्या करेंगे, x का मान पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो ये देखते हैं रखे समीकरण 2 में अब x का मान 1 रखेंगे हम लोग। जब x का मान 1 रखेंगे तो 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो जब 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, और जब 15 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस 15 आ जाएगा, और y बराबर कुछ ऐसा दिखेगा 15/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे 15 को, तो 4 तिहाई 12, 5 में से 2 गया 3.0, 4 सत्ते 28, घटेगा तो आएगा 2। तो फाइनली आ गया हमारा आंसर y बराबर 3.7। तो यानी यहाँ से पता चल गया कि हम लोग जो ग्राफ में नंबर देंगे अधिकतम नंबर कम से कम 5 देना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। देखिए, हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने देखा कि रैखिक समीकरण के अनुपातों की तुलना हम लोग कैसे करते हैं। आपको ग्राफ में 2 रैखिक समीकरण देगा, और रैखिक समीकरण को यानी सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग इसके अनुपात की तुलना करके ये देख लेंगे कि ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। अगर अवरोधी समीकरण रहा तो उसका रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर संगत समीकरण रहा तो उसका ग्राफीय निरूपण एक दूसरे के ऊपर यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर यानी संपाती होगी। और जब असंगत समीकरण युग्म रहेगा, असंगत समीकरण युग्म रहने पे उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाते समय सबसे पहले हल लिख के दिया गया है समीकरण, उसके बाद हम लोग फाइनली उसका अनुपात का तुलना करेंगे। अनुपात की तुलना करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ग्राफीय निरूपण कैसा होने वाला है। जैसे इसका था प्रतिच्छेदी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। जब तक के लिए स्क्रीनशॉट नोट बना लीजिए। उसके बाद फाइनली हम लोग करते हैं इसका बनाते हैं ग्राफ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ कॉपी बनाइएगा, क्योंकि मैं जो बोर्ड पे बनाऊंगा हो सकता है कोई पॉइंट गलत कर सकता है, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो 100% सही होगा। जब तक जी, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक उतार ली होगा। आइए अब हम लोग करते हैं आलेख का चित्रण। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग x का मान कैसे देखेंगे, यानी x और y का मान आपको रखने आना चाहिए। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये अपना ग्राफ, तो वहां पे सीखे होगा, लेकिन आप नहीं सीखे हैं तो सिर्फ ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग मान कैसे रखते हैं। जैसे इस ग्राफ में हम जैसा मान चुनेंगे वैसा हर ग्राफ में मान रखा जाता है। यानी इसको देखने के बाद कंफर्म है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो अंतर समझ ही जाइएगा कि यानी सब में ऐसा ही रखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग देखेंगे 0 कि आखिर x का मान 0 कहाँ पे होगा और y का मान 5 कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर x अक्ष पे 0 मान कहाँ पे होगा। तो x अक्ष पे जो 0 मान होता है कहाँ पे होता है, केंद्र पे होता है। तो कहता है x अक्ष पे 0 लीजिए, यानी x अक्ष पे केंद्र पे लीजिए, और y अक्ष पे क्या लीजिए 5। तो जब भी कोई अक्ष 0 हो
जब भी कोई अक्ष 0 हो और उस पे कहे मान y बराबर 5 है, या ऐसा लिखा होता कि x बराबर सर 5 है और y बराबर 0 है, तो यहाँ पे कहा है x बराबर 0 और y बराबर 5, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप से ज्यादा देखना नहीं। y बराबर 5 कहाँ पे है, तो सर y बराबर 5 ये रहा, क्योंकि ये y अक्ष है और ये धनात्मक है, इसलिए हम धनात्मक अक्ष पे देखेंगे, हम लोग ऋणात्मक अक्ष पे नहीं देखेंगे। ये कौन सा अक्ष है सर, x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस वाला कौन सा अक्ष है, तो ये रहा अपना अक्ष। अब 5 कहाँ पे, तो यहाँ पे रहा, तो हमारा एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे 0,5। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 0,5। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होइएगा कि यानी 0 से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि y कहाँ पे है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि x बराबर 5 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 भी यहीं पे होगा और x बराबर 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यानी वो पॉइंट, अगर पॉइंट ऐसा दिया होता कि x बराबर 5 और y बराबर 0, तो इसका पॉइंट करता 5,0। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x बराबर दिया होता 3 और y बराबर दिया होता 0, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि y बराबर 0 तो सर जी केंद्र पे होगा, और x बराबर 3 कहाँ पे होगा, तो x बराबर 3 सर प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे। तो फाइनली ये मिला हमारा पॉइंट x बराबर 3,0, यानी x, y। पॉइंट लिखते समय यानी किसी भी केंद्र का जो हम लोग ये नियामक लिखते हैं, तो हम लोग x, y से दिखाएंगे, यानी भुज और कोटि से दिखाएंगे। तो यहाँ पे होगा x बराबर 3 और y बराबर 0, यानी आया ये वाला पॉइंट आया हमारा 3,0। तो उम्मीद करते समझ गए होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला, कि अगर सर ऐसा दे दे कि x बराबर -2 और y बराबर 0, तो कुछ करना नहीं, बस y का मान 0 होगा, हम लोग x बराबर -2 पे देख लेंगे। तो सर ये रहा अपना x अक्ष, इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, तो सर x का मान ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा -2,0। आइए एक और एग्जांपल लेके देखा दे आपको कि अगर y बराबर मान ले -2 दे देता और x बराबर 0 देता, तो क्या करते, तो सर x बराबर 0 हुआ, अब कुछ करना इसमें नहीं है। y बराबर -2 देखिए कहाँ पे है, तो सर ये रहा अपना y और ये y बराबर -2, तो लिखिए x, y यानी 0, -2। तो उम्मीद करते हैं कि अगर एक अक्ष 0 दिया हो और दूसरा पे मान, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए, सीखना वो नहीं था, देखना ये था हम लोग को। अगर समझ में कोई पॉइंट ना आए तो ये क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन की दुनिया, आप इसे रिवर्स करके बैक करके 3 या 4 यानी आपका मन चाहा देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग देखे थे कि सर x का मान है यहाँ पे 0, तो x का मान 0 और y का मान 5 है, तो जहाँ पे यानी जिस अक्ष का मान दिया होगा उस अक्ष पे जाके पॉइंट को जाके लिख देंगे। तो एक पॉइंट मिला 0,5, और दूसरा है x अक्ष पे 1 लेना है, तो सर x अक्ष पे 1 लीजिए और y अक्ष पे 5 पॉइंट लेते। सबसे पहले हम लोग लेते हैं x अक्ष पे 1, तो ये रहा अपना x अक्ष पे 1, तो ये 1, और इधर क्या था y अक्ष पे लीजिए 5.8, तो ये रहा अपना 5, और ये 5 और 6 के बीच में टोटल 10 नंबर होता है। तो याद रखिएगा, ग्राफ में भी आपके छोटा छोटा ऐसे छोटा नंबर होगा दो नंबरों के बीच में, ये जो छोटा छोटा नंबर होता है टोटल 10 होता है। तो आपको कह रहा है कि सर एक x अक्ष पे लीजिए 1 और y अक्ष पे लीजिए 5.8, तो हम लोग पहले 5 पे जाते हैं, तो ये रहा 5 और ये रहा 5.5, बीच में होता है 5.5, ये रहा 6, 7, 8, तो ये रहा अपना कुछ। और हम लोग ग्राफ की लाइन में तो सीधा सीधा होता है, तो वहां पे खोजने में आपको दिक्कत भी नहीं होगा, तो हम लोग सीधा मिलाएंगे यहाँ पे, तो कुछ अपना 5.8 यहाँ पे दिखेगा, यानी ये मिला हमारा पॉइंट 1,5.8। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों पॉइंट को खोजने में आपको भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस रेखा का नाम लिख देंगे। ये समीकरण कितना था, वो क्वेश्चन समीकरण, जो भी समीकरण दिया हो उस समीकरण को यहाँ पे लिख लीजिएगा। वैसे मैं लिख दूंगा, देखिए क्वेश्चन अभी याद नहीं मुझे क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन मिटा दिया ना। तो इस समीकरण पे उस रेखा, जो भी समीकरण हमने लिखा है, यानी जिस ये समीकरण पहला समीकरण है ये वाला, इस पहले समीकरण को लाके इस रेखा पे लिख दीजिएगा, यानी जो भी समीकरण उसको लाके यहाँ पे लिख देना है। आइए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में कि सर समीकरण 2 का आलेख कैसे खींचेंगे। तो समीकरण 2 का आलेख भी वैसा ही है कि x बराबर लेना है 0 और y बराबर 5। तो x बराबर 0 से मतलब नहीं है, जो दिया रहेगा उस पर जाके चुपचाप से लिख देंगे। तो y बराबर 5 है, तो यानी फिर से यहाँ पे y बराबर 5 पे एक और पॉइंट मिला 0,5, y बराबर 5 पे फिर से एक और पॉइंट मिला, क्योंकि ये दोनों पहला आलेख दोनों इसमें लेखा चित्रण में पहला डब्बा दोनों सेम है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x बराबर 1 लेंगे और y बराबर 3.7। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x बराबर 1 कहाँ पे, तो ये रहा x बराबर 1, और उसके बाद देखेंगे y अक्ष पे 3.7 कहाँ पे है। तो सबसे पहले जाएंगे 3 पे, उसके बाद जाएंगे 3.5
5 पे, बीच में होता है 5, और कहेंगे 6 और 7, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसको यहाँ से ऐसे बराबर लेंगे और यहाँ पे 7 पे, और दोनों को बराबर करके तब बिंदु पॉइंट को कट करेंगे। बोर्ड में भी टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड में भी आपको ग्राफ की कॉपी दिया रहेगा, आपको ग्राफ की कॉपी में ही सॉल्व करना है, यानी लाइनिंग वाली कॉपी आपके बोर्ड में नहीं रहेगी ग्राफ बनाने के लिए। आइए दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। चलिए, तो क्या हमने शुरू में ये नहीं बताया था कि दोनों रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हमने अनुपातों की तुलना करके ये पहले पता कर लिया था कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और नोट में एक पॉइंट हम लोग जाने थे कि जहां पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, वही समीकरण का क्या होता है, हल होता है। अतः हम फाइनली क्या लिखेंगे कि दोनों रेखा बिंदु, हम इसको बिंदु पी मान लेते हैं, आप के मानना जो मानना वो मान लीजिए, जहां पे रेखा कट करती इसको आप कोई बिंदु मान सकते हैं। अब फाइनली लिखेंगे हम आंसर, अतः बिंदु, अतः रेखा, अतः रेखा बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः हल कितना होगा सर, 0,5 पे कट की, इसलिए इसका हल क्या होगा 0,5। अब आपके माइंड में सवाल उठाएगा होगा कि सर ये प्रतिच्छेद था तो इसका मान निकला है, यानी क्या हर समीकरण, यानी हर समीकरण का जितना भी आलेख होता है सबका हल होगा ही होगा? नहीं, सबका हल नहीं होता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जब रेखा, पहले तो हमने देखे प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी में देखे कि हल होगा अद्वितीय हल या एक से अधिक हल। उसके बाद हम लोग देखे थे संपाती, तो संपाती में होता है संपाती में क्या था, संपाती में था अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका था केवल एक हल। जब रेखा ऐसा होता है तो इसका होता है केवल एक हल। जब रेखा एक दूसरे को, हमने देखा था कि जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होता है, या अद्वितीय हल। इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब रेखा एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। यानी अगर जब रेखा, ग्राफ बनते समय अगर रेखा एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी एक दूसरे के समांतर होती है, तो यानी उसके लास्ट में ऐसा जबरदस्ती नहीं लिखेगा कि अतः बिंदु P पर कट करती है और उसका मान इतना है, यानी उस समय ऐसा कुछ नहीं बनेगा। यानी सिंपली आप ग्राफ बना दीजिएगा, उसमें हल लास्ट में नहीं लिखना है, सिंपल आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब प्रतिच्छेद करती है ना, तो अगर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे एक हल निकलता है, क्योंकि केवल एक हल इसका होता है। हमने जाना था कि प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है, इसलिए इस ग्राफ का हल निकला। लेकिन जब रेखा एक दूसरे के ऊपर, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, यानी संपाती होगी, तो उसका हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी उसका हल हम लोग लिखना, यानी उसका हल लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जब रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, जब रेखा एक दूसरे के समांतर कटे, क्योंकि हर ग्राफ ऐसा थोड़ी करता है, कहीं एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर कटा तो क्या उसका भी हल होगा? तो जी नहीं, उसका हल नहीं होता है। तो हम लोगों ने भी देखा था कि बीजगणितीय रूप में उसका कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। याद रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवर्स करके फिर से सुनिए इस बात को कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तभी ये हल होगा, लेकिन अगर संपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी उसका हल नहीं निकलेगा। और अगर एक दूसरे के समांतर होता है तो उसका भी हल नहीं निकलता, यानी केवल प्रतिच्छेदी रेखा का ही हल निकलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। चलिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार बोर्ड में, वो क्वेश्चन SW लिख देते हैं, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। तो आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाना तो नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था, और ये समझ सकते हैं कि इसमें ग्राफ का दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला ये पूछेगा, एक पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड, और दूसरा ये पूछता है, दूसरा जो इससे पहले मैं बताया पहले वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में नहीं जी। तो चलिए, वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने सवाल को पहले सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता दिया इससे पहले वाले सवाल में कि सवाल आगे सॉल्व कैसे होगा। इसलिए यहाँ से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे सॉल्व हुआ। आइए देखिए, 2018 में पूछे गए कुछ PVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इससे पहले वाले क्वेश्चन को बस ग्राफ से 2 ही क्वेश्चन, यानी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो सिंपली वही जो प्रतिच्छेद करेगा, यानी आपके बिहार बोर्ड में ज्यादातर प्रतिच्छेद करने वाले ही क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का
क्वेश्चन पूछता है, यानी ग्राफ विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है समीकरण 5x - y = 5 तथा 3x - y = 3 का लेखा चित्र बनाइए। लेखा चित्र बना करके और उन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी उन जो आलेख होगा, उस आलेख से जो त्रिभुज बनता होगा, उस आलेख से जो त्रिभुज बनता होगा उसके निर्देशांक से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा। देखिए 2013, 15, 17 के फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा था, इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। दूसरा है, यानी ये और इससे पहले जो बनाए थे क्वेश्चन वो तीनों सेम है। और आइए हम लोग करते हैं इसको, ये त्रिभुज वाले को सॉल्व कि आखिर क्या करना है। तो भाई जो इससे पहले किए थे, दिया गया है रैखिक समीकरण, समीकरण 1 मानना है, समीकरण 2 और अनुपातों की तुलना करना है। सेम है जो वैसा ही है, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। अनुपातों की तुलना करना है। जब हम लोग अनुपात की तुलना किए तो देखिए यहाँ पे कि सर यहाँ पे 5/3 है और 1/3 है, तो ये दोनों 5/3 इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ से आपको भी दिख रहा होगा कि A1/A2 बराबर -1/-1 कट जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अतः आलेख प्रतिच्छेदी होगा, यानी जो आलेख बनेगा कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा। हम लोग ये भी जान गए थे कि जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वही इस समीकरण युग्म का हल होगा। एक से तो समीकरण 1 में हमने देखा कि 5x - y = 5 है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, वही x बराबर अपने मन से 0 और 1 रखें। आप चाहो तो 3 डब्बा बना सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है कि आप 2 ही डब्बा बनाओ। मैंने 2 ही लेके चला है। तो इस समीकरण 1 से अपने मन से 0 और 1 मान लेंगे। समीकरण 2 में भी वही करना है, डब्बा बना लेना, अपने मन से 0 और 1 रख लेना है। समीकरण 1 में एक बार जैसे मैंने पिछले वाले इसमें क्वेश्चन में बनाया था कि x का मान 0 रखने पे और x का मान 1 रखने पे, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। मैंने बस वन शॉट में बना दिया इसको। तो आपको पूरा करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुनः x का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, फिर इसका कीजिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फिर पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो फाइनली ये कुछ बना, ये मेरा टेबल बन के तैयार हुआ। 0, -5, 1, 0। आइए हम लोग बारी बारी से इसका आलेख खींचते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे समीकरण 1 को। तो सबसे पहले है कि समीकरण 1 में लेना है x अक्ष पे लेना है 0 और y अक्ष पे लेना है -5। तो इससे पहले हम बता कटेगा ऐसा x, 0, -5। यानी अगर किसी पॉइंट का मान 0 होता है और जिसका मान दिया होता है उसी पॉइंट पे जाके चुपचाप से लिख देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ, y का मान 0 है, तो x का मान 1 खोजिए और जाके चुपचाप से यहाँ पे रख दीजिए। तो जब पॉइंट मिल जाता है ना, तो सबसे पहले पॉइंट को क्या कीजिएगा, पॉइंट मिल जाने के बाद पॉइंट को मिला ही दीजिएगा। तो हम लोग पट्टी से दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला दीजिएगा। मेरा हो सके तो टेढ़ा होगा। सर एक पॉइंट ये मिला और फाइनली ये गया ऊपर। आइए दूसरा है, आप कहेंगे समीकरण 1। हाँ, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं लिखना, ये मेरे को याद नहीं था कि क्वेश्चन क्या है, तो इसमें मेरे को क्वेश्चन पता है कि 5x - y = 5। तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये पता चल जाएगा उसको कि ये समीकरण 1 का आलेख है। अब दूसरा समीकरण है 3x - y = 3। इस पे क्या करना है, x अक्ष पे 0 लेना है, तो x अक्ष पे 0 बीच में होगा, y अक्ष पे -3। तो चुपचाप से जाइए और देखिए y -3 कहाँ पे, तो सर ये दिखा y -3, y अक्ष पे -3। तो फाइनली बना 0, -3। तो एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y अक्ष पे -3 लेना है, x अक्ष पे लेना है 1 और y अक्ष पे लेना है 0। तो x अक्ष पे सर 1 ये रहा और 0, तो सर अगर इस पे अगर x अक्ष y अक्ष 0 होता है तो उसका नियामक वही हो जाएगा। तो यानी मिला हमारा 1, 0। तो फाइनली हमारा पॉइंट कटा ऐसा। क्या ये हमें मालूम पहले से नहीं था कि दोनों पॉइंट कटने वाला है। पहले इसको लिख रहे थे हम लोग कि 3x - y = 3, यानी थोड़ा और लंबा लेके थोड़ा और अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। तो क्या हमको ये मालूम नहीं था पहले कि हमने अनुपातों की तुलना करके ये पता कर लिया था कि अतः आलेख जो होगा हमारा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और जहां पे प्रतिच्छेद करता है, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, हम उसको मान लें क्या, P। अतः सबसे पहले लिख देंगे अतः हल। तो जिससे पहले लिखे थे कि दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, अतः हल। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है। तो अतः हल क्या होगा, 1, 0।
हल हो गया 1,0। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट ये रहा अपना, और एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। तो हमको 3 पॉइंट दिख रहा है, तो यानी इसको हम मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे बी, और ये अपना पी तो है ही है। यानी त्रिभुज के हमको 3 निर्देशांक मिले, पहला निर्देशांक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। आप किसी को पहला दूसरा मान सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब निर्देशांक दिया हो। तो यदि त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको सबसे अच्छा याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले याद रखिएगा कि a बराबर 1/2, यहाँ पे x1 x2 x3, और बीच में सब में y है, सब में y है। इसको ऐसे याद रखिएगा 23 31 12, 23 31 12। मुझे लगता है कि आप नहीं भूलिएगा कि सर बीच में वाई वाई होगा, इधर बीच में भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। पहले वाई वाई लिख देंगे, बीच में माइनस होगा, ये वाले बीच में यानी x के साथ प्लस होगा। इसको याद रखेंगे 23 31 12, 23 31 और 12। तो यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट और उतार लीजिए। तब तक आते हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी इसमें दो आंसर निकालना। पहले तो ये मिला कि अगर प्रतिच्छेद करेगा तो कंफर्म इसका हल होगा। तो सर हल क्या हुआ, 1,0। अब इसका हम निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीन शॉट, और ये क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। उम्मीद है कि इससे बाहर ग्राफ में नहीं पूछने वाला है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि वहां तक आप लोग उतार ली हुईगा, क्योंकि अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए थे। तो त्रिभुज का एक शीर्ष का निर्देशांक था 0,-3, दूसरा था 0,-5, और तीसरा था 1,0। क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि ये वाला पूरा पार्ट त्रिभुज दिख रहा है। ये पूरा पार्ट क्या है, त्रिभुज है। क्योंकि त्रिभुज इसको कहते हैं जिसमें कितना भुजा होता है, 3 भुजा। तो एक भुजा, ये रहा अपना 2 भुजा, ये रहा अपना तीसरा भुजा। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जानेंगे कि जब 0,3 होता है तो इसमें ये x1 होता है, ये y1, ये x2, और ये y2, और ये x3, और ये y3। तो बारी बारी से हम लोग मान रखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है। आइए, x1 का मान कितना है, 0। तो x1 का मान जब 0 होगा तो अंदर कुछ भी होगा तो पूरा मान क्या होगा, 0। इसलिए हम इसमें मान नहीं रखेंगे। लेकिन आप y2, यहाँ से y2 और y3 का मान लाके रख दीजिएगा। आइए, x2 का मान यहाँ पे 0 है, इसलिए हम इस बीच में भी कोई मान नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी आएगा प्रयोग कर देगा 0। आइए, x3 का मान दिए y1, अब हम लोग क्या करेंगे, y1 का मान यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये मान 0 नहीं होने वाला है। तो सर y1 का मान है -3, और माइनस y2 का मान है सर -5। आइए, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। फाइनली हमारा बचा क्या सर, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये होगा +5। तो फाइनली आया 5 में से 3 गया 2, अब मॉड हट जाएगा, अब 1/2 गुने 2, और ये दोनों कट जाएगा। फाइनली हमारा आया आंसर 1। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, या अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा आंसर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो ऐसा ही 5 मार्क्स सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में 1 नंबरी जितना वीडियो बनेगा, यानी आप हमारे साथ बने रहिए, 1 नंबरी इससे बाहर नहीं आने वाला। बस धैर्य बना के देखते रहिए और सबका नोट्स बनाइए, और यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, जितना हो सके एफर्ट लगाइए, क्योंकि अब वक्त इतना नहीं है कि हम लोग पूरे को यानी और डीपली जा सके। अब इससे डीप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे डीप जाएंगे तो और वीडियो लंबा होगा। इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।